अभी फ्लड के टॉपिक को ही पढ़ेंगे। आज भी अभी हमारा बाढ़ का ही टॉपिक चलेगा। फ्लड, ठीक है। आज हम लोग शुरू करते हैं बेटा। चलो कमेंट्स की तरफ ध्यान नहीं देंगे। आज हम लोग शुरू करते हैं। लिखिए टाइप्स ऑफ द फ्लड, बाढ़ के प्रकार। बाढ़ के प्रकार, ठीक है। अगर लिख दिया जाए तो बाढ़ के प्रकार हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे? बाढ़ के प्रकार हो जाएंगे। ठीक, ओके। तो सबसे पहली जो बाढ़ का प्रकार होगा वो रिवराइन फ्लड होता है, नदीय बाढ़ होता है। नदीय, सबसे कॉमन। अंकुश प्रेमानंद महाराज जी से मिले हो कभी? मिल तो नहीं पाया दोस्त, लेकिन मिलने की इच्छा सच में बहुत है। महाराज जी के दर्शन तो नहीं हो पाए। मतलब ऐसी स्थिति है कि दिल्ली में रहता हूँ तो जब भी कभी मन करता है, तब मन, कभी की क्या बात, महीने में ऐसा कभी कोई महीना ही व्यतीत होता होगा कि वृंदावन जाना ना। बिल्कुल सारे अच्छे बच्चे जिनको पढ़ाई करनी है चैट सुचित 3 बजे क्लास कर देते तो अच्छा सर। बात 3 दिन। पहले तो नदियों के द्वारा होने वाली बाढ़ है। दूसरा तटीय बाढ़ है बेटा। जो तटीय प्रदेशों में बाढ़ आती है तटीय बाढ़ है। और तटीय बाढ़ को एक और नाम से जानते हैं, 2-3 नामों से जानते हैं। तटीय बाढ़ कैसे कैसे आती है? एक होती है जिसको हम कहते हैं स्टॉर्म सर्ज फ्लड। स्टॉर्म सर्ज फ्लड मतलब महा तूफानों के प्रभाव से आने वाली बाढ़। तटीय क्षेत्रों में जोरों का तूफान आया, जोरों का तूफान आया, और तूफान के बाद बेटा समुद्र में ऊंची ऊंची तरंगे, लहरें उठी, और उन लहरों या तरंगों ने तट क्षेत्र को जल प्लवित कर दिया। उसे कहते हैं स्टॉर्म सर्ज फ्लड। बहुत ध्यान से पढ़ना, आज की क्लास बेहद महत्वपूर्ण है दोस्तों, बहुत महत्वपूर्ण। अब तट डेल्टा से युक्त है तो डेल्टा होगा हिमांशी, तट ज्वरनद मुख से युक्त है तो ज्वरनद होगा। जिससे भी युक्त है। सर डिजास्टर मैनेजमेंट को अलग से क्यों पढ़ते हैं प्लीज सर? इसलिए पढ़ते हैं कि हमें अपने समस्याओं को दूर करना है। माही सुमन, सर आपके नोट्स बुक से मैच नहीं करते तो क्या चाहती हो? माही नाम तो तुम लिया कर, यहाँ बाचू पढ़ बिटिया, जा क्लास से जा। कि मैं किसी अंतिम नोट्स और बुक पढ़ने से काम चल जाएगा? वो है नहीं तो बस यही सर्ज फ्लड। तटीय क्षेत्रों में दूसरी जो बाढ़ आती है वो आती है साइक्लोनिक फ्लड। साइक्लोन के प्रभाव से आप लोगों ने देखा है टॉरेंशियल रेनफॉल होती है, जिसको कहते हैं लिखना शुरू कर देना, सब साथ साथ लिखते रहना। मूसलाधार वर्षा, मूसलाधार वर्षा। प्राची लोधी संसाधन की क्लास ले चुका तो सो रही होगी शायद बिटिया। उद्योग सब पढ़ा दिया का, सच बताऊं तो सब। कहां से बताऊं? सुनामी। ठीक है, तो साइक्लोन के प्रभाव से तटीय क्षेत्रों में बाढ़ आई। फिर तीसरे नंबर पर आता है सुनामी। सुनामी फ्लड। तटीय बाढ़ों को इन तीन चीजों के अंतर्गत बात करते हैं। 3 चीजों के अंतर्गत बात करते हैं। इन 3 कारणों से तटीय बाढ़ आ सकती है, ठीक है ना? ओके, अब तीसरा बिंदु सब लिखते चलेंगे जो मैं बिंदु लिख रहा हूं, ठीक है ना? लिखाने के लिए वेट नहीं करेंगे। अब तीसरे बिंदु को कहते हैं फ्लैश फ्लड, मतलब जिसको कहते हैं अचानक बाढ़। अचानक बाढ़ क्या बोलेंगे इसे? फ्लैश फ्लड। इंग्लिश टर्म जरूर जानिएगा। फ्लैश फ्लड, अचानक बाढ़ की स्थिति कैसे बनती है? अभी फ्लैश फ्लड क्या कहलाता है ये भी पढ़ाऊंगा आपको, ये भी पढ़ाऊंगा। अचानक बाढ़ की स्थिति बनती है। सबसे पहली स्थिति तो है क्लाउड बर्स्ट से, बादल विस्फोट से। क्लाउड बर्स्ट हुआ कहीं पर और ये स्थिति आ गई फ्लैश फ्लड की। सबसे कॉमन रूप फ्लैश फ्लड का स्टॉर्म सर्ज का मतलब होता है महोर में। स्टॉर्म सर्ज को कहते हैं महाउर्मियां। महाउर्मियों को एक साथ मिला दिया तो महोर्मी जनित बाढ़, मतलब सागरीय तरंगों से जनित जो बाढ़ होती है। तो क्लाउड बर्स्ट की स्थिति हुई, बादल विस्फोट की स्थिति आई और बाढ़ आ गई, अचानक बाढ़ आई। दूसरे नंबर पर आता है बांधों का टूटना। डैम फेलोवर फ्लड जिसको कहते हैं, बांधों का टूटना। अगर बांध टूट गए तो लोअर रिपेरियन में, निचले नदी जलग्रहण क्षेत्र में अचानक बाढ़ आएगी। अचानक बाढ़ आएगी दोस्तों, एकदम अचानक बाढ़ आ जाएगी। लिख लिया? एकदम अचानक बाढ़ आएगी।
तीसरे नंबर पर इस पे एक और कारण आता है, पर्वतीय क्षेत्रों में कभी कभार देखने को मिलता है, वयनाड में आई हुई बाढ़ को आप देख सकते हैं, लैंडस्लाइड बॉर्न फ्लड। तो लैंडस्लाइड जनित जनित बाढ़, इससे भी अचानक बाढ़ आती है, फ्लैश फ्लड आता है। अब आप बोलोगे सर लैंडस्लाइड से बाढ़ का क्या संबंध है? देखो कैसे संबंध है। मान लो कि यहां पर पर्वत है और पर्वत के इस हिस्से से नदी जल का प्रवाह है, होता भी है, पर्वतीय गिरिपादों से नदियों का प्रवाह देखा जाता है। लैंडस्लाइड हुई और लैंडस्लाइड के प्रभाव से अचानक मलबा आया और यहां पर जमा हो गया, घाटी क्षेत्र में मलबा जमा हो गया। अब जब मलबा यहां जमा हो जाएगा तो ये बांध का निर्माण कर दिया, मान लो ये मलबा का जमाव है, लैंडस्लाइड में जो भी डेब्रीज आदि मिला उसका जमाव है, मलबा का जमाव है। अब जब यहां मलबा का जमाव हो गया तो ऊपरी नदी घाटी में यहां जल रुक जाएगा, ठहर जाएगा, जल का ठहराव हो जाएगा, तो जल जलाशय बन गया। जल क्या बन गया? जलाशय। यहां पर देखो बन गया ये जलाशय, जलाशय बन गया, और ये जलाशय बन गया, और ये मलबा है, मलबा का जमाव है, मलबा जमाव है। समय के साथ यह जो जल है जलाशय का धीरे धीरे बढ़ता 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 जल इतना अधिक होगा कि ये इस बांध को तोड़कर आगे की ओर प्रवाहित होने लगेगा। तो जैसे ये बांध टूटेगा, बांध के टूटते ही, मलबा के टूटते ही निचले जल ग्रहण क्षेत्र में, निचले नदीय क्षेत्र में अचानक बाढ़ आती है दोस्तों, फ्लैश फ्लड की स्थिति होती है। तो ये लैंड नहीं है बल्कि लैंड स्लाइड है, LAND, लैंडस्लाइड जनित बाढ़ है बेटा। यह समझ गए मेरी बात की नहीं? तो ऐसे लैंडस्लाइड के प्रभाव से इस तरह से बाढ़ आती है, इस तरह से बाढ़ आती है, इस तरह से। तो अचानक फ्लैश फ्लड बाढ़ हो गई। अब चौथे नंबर पर जब इसमें लिखना है, फोर्थ पॉइंट पर आता है जिसको कहते हैं नगरीय बाढ़, अर्बन फ्लड की बात आती है, नगरीय बाढ़ आती है, अर्बन फ्लड, अर्बन फ्लड। अभी रिसेंट में 2024 में दिल्ली में आई बाढ़, 2024 रिसेंट में, उदाहरण के साथ आप लिख सकते हैं 2022 में बेंगलुरु की बाढ़, 2014 में चेन्नई की बाढ़, उससे पहले मुंबई की बाढ़। अर्बन फ्लड ज्यादातर नगर आप देखोगे बड़ी नदियों के किनारे पर है, दिल्ली यमुना के किनारे पर, कोलकाता हुगली नदी के किनारे पर, मुंबई मीठी नदी के किनारे पर, गोवा, राजधानी गोवा की मांडवी जुआरी नदी तट पर, मैंगलुरु नेत्रावती नदी तट पर, हैदराबाद मूसी नदी तट पर, अहमदाबाद साबरमती नदी तट पर। बड़े नगर अक्सर जलापूर्ति के उद्देश्य से किसी बड़ी नदी के तट पर, बड़ी नदी के तट पर बसते हैं दोस्तों। ठीक है राकेश कुमार, सहमत है तुमसे? सहमत है। तो दोस्तों ये जो नदियों में बाढ़ आती है, नगरीय अर्बन जो फ्लड आता है, तो क्या अर्बन फ्लड केवल नेचुरल फ्लड का उदाहरण है? क्या केवल नेचुरल फ्लड है? जवाब है नहीं। अर्बन फ्लड में बाढ़ आने का जितना महत्वपूर्ण कारण प्राकृतिक है, उससे कहीं ज्यादा महत्वपूर्ण मानवीय है। मानव की अपनी प्लानिंग की असफलता है, मानव की अपनी योजना की असफलता है, योजना की असफलता है देश में। तो पांचवें नंबर पर आता है स्थानीय जल जमाव जनित बाढ़, स्थानीय जल जमाव जनित बाढ़। देखो इसके साथ एक साथ बहुत सारे टॉपिक कंप्लीट हो रहे हैं आपके, बहुत सारे टॉपिक कंप्लीट हो रहे हैं। निशा वर्मा ठीक है बेटा। प्रयागराज गंगा एवं यमुना नदी तट पर, समझ रहे हो मेरी बात? बड़े नगर सामान्यतः नदियों के तट पर, नदियों के तट पर। अब आपको बता दो, मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट ऑफ इंडिया और IMD इंटरनेशनल मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट की गणना के अनुसार दुनिया में सर्वाधिक बाढ़ बांग्लादेश में आती है, और दूसरी सर्वाधिक बाढ़ अगर बांग्लादेश को अलावा देखा जाए तो दूसरी सर्वाधिक बाढ़ भारत में आती है। बाढ़ की विभीषिका या आपदा सर्वाधिक बांग्लादेश में है, तो दूसरी सर्वाधिक कहां है? भारत में है। तो आखिर बाढ़ के कारण क्या है? जिन क्षेत्रों पर नदी, एक तरफ से शुरू करते हैं, नदी बाढ़ आती है, उन क्षेत्रों पर कारणों के साथ आपने देखा कि कहां कहां पर बाढ़ है और क्यों है। तो नदी बाढ़ का बेसिकली परिणाम क्या? एक तरफ से देखना शुरू करना नदी बाढ़ के परिणाम से। आज इन सारे बिंदुओं को पढ़ना है हम लोगों को, सारे बिंदुओं का। तो आखिर इस बाढ़ के परिणाम क्या है? कुछ तो होंगे परिणाम, तो लिखें सभी के सभी, हेडिंग देंगे। पहले ये लिख लेना 5 बिंदु, इन 5 बिंदुओं को लिखने के बाद लिखेंगे, लिखे नदी बाढ़ के परिणाम, नदी बाढ़ के परिणाम। सबसे पहला नकारात्मक लिखो, फिर सकारात्मक लिखना, क्योंकि आपदा पढ़ रहे हो ना, तो आपदा में नकारात्मक महत्वपूर्ण हो जाता है। नदी बाढ़ के परिणाम, तो नंबर 1 नकारात्मक प्रभाव, नकारात्मक प्रभाव, प्रभाव। ठीक है, अब नकारात्मक प्रभाव में पहला बिंदु लिखते हैं आर्थिक प्रभाव,
नकारात्मक में कई प्रभाव लिखेंगे, उसमें से क्या लिखेंगे? आर्थिक प्रभाव। आर्थिक प्रभाव, आर्थिक प्रभाव क्या होगा? तो सबसे पहला आर्थिक प्रभाव में डैश देकर लिखेंगे कि जान माल की अत्यधिक क्षति होती है। जान माल की अत्यधिक क्षति होती है, कॉमा, किसानों की खड़ी फसलें बर्बाद हो जाती हैं। किसानों की खड़ी फसलें बर्बाद हो जाती हैं। भवन आदि जलमग्न हो जाते हैं। भवन मतलब जो भी घर हैं लोगों के, भवन आदि जलमग्न हो जाते हैं। विविध आधारभूत संरचनाएं ध्वस्त हो जाती हैं। विविध आधारभूत संरचनाएं ध्वस्त हो जाएंगी, टूट जाएंगी। तमाम आधारभूत संरचनाएं बेटा टूट कर नष्ट हो जाएंगे, तो ध्वस्त हो जाती हैं। विविध आधारभूत संरचनाएं ध्वस्त हो जाती हैं, हो जाती हैं। जैसे जैसे सड़क, रेल लाइनें, बिजली आपूर्ति, टेलीफोन लाइन, जलापूर्ति। दो तीन उदाहरण लिख दो। सब नष्ट हो जाएगा, ध्वस्त हो जाएगा, बर्बाद हो जाएगा, तहस नहस हो जाएगा, आदि आदि। पूर्ण विराम। पहले तो आर्थिक आर्थिक प्रॉब्लम इससे क्या होती है ये हमने लिखा है। अब दूसरा लिखो, दूसरे नंबर पर लिखो सामाजिक सांस्कृतिक समस्याएं, या समाज या संस्कृति पर प्रभाव क्या पड़ता है। ठीक है, तो सभी लोग लिखोगे। लिखें, बाढ़ का समाज पर गहरा प्रभाव देखने को मिलता है। कैसे गहरा? अब मैं बताता हूं। समाज, बाढ़ का समाज पर गहरा प्रभाव होता है या देखने को मिलता है। जैसे जैसे 1 2 3 करके लिखो। अ, प्रदूषित जल जनित विविध बीमारियां, प्रदूषित जल जनित विविध बीमारियां, जैसे डायरिया, हैजा, डायरिया, हैजा, मलेरिया, मलेरिया आदि। पहली बात तो ये। दूसरी बात लिखो, बाढ़ आपदा क्षेत्र में फैली व्यापक दुर्गंध, बाढ़ आपदा क्षेत्र में फैली व्यापक दुर्गंध, रहने लायक क्षेत्र नहीं रह जाता। तीसरी बात लिखिए, तीसरी बात, बाढ़ से बचाव के उद्देश्य से, बाढ़ के बचाव के उद्देश्य से पशुधन एवं पशुधन एवं एवं मानव जनसंख्या का तात्कालिक या स्थायी प्रवास, लोग इस स्थान को छोड़ छोड़कर कहीं और जाने लगेंगे। तात्कालिक या स्थायी मतलब अस्थायी, तात्कालिक हो गया मतलब अस्थायी हो गया, और यह कि दूसरी जगह पर चले गए। कौन हर साल इस समस्या को से जूझेगा? या स्थायी प्रभाव, स्थायी, स्थायी प्रवास, प्रभाव नहीं, स्थायी प्रवास। नेक्स्ट, अभी जो बाढ़ प्रभावित लोग हैं इनके लिए एक बहुत बड़ी समस्या सुरक्षा की आती है। तो लिखें, बाढ़ बाढ़ आपदा कैंप क्षेत्र में सुरक्षा, बाढ़ आपदा कैंप क्षेत्र में सुरक्षा सुरक्षा की समस्याएं खासकर महिलाओं, बच्चों एवं वृद्धों की सुरक्षा। अब इन तीनों की अपनी अपनी अलग प्रकार की सुरक्षा की जरूरत पड़ती है। जैसे दोस्तों बाढ़ आदि आती है, कुछ गिद्ध मड़राने लगते हैं, कुछ गिद्ध सच बताएं तो मड़राने लगते हैं, बस मौके की तलाश में होते हैं और अपनी कुदृष्टि लोगों के धन पर, लोगों की आबरू पर, सब कुछ पर अपनी कुदृष्टि लुटा बैठते हैं। खैर, ढेर सारे उदाहरण है बेटा, चर्चा करना नहीं चाहता। दिल्ली में बाढ़ प्रभावित एक शेल्टर कैंप बना था। हम सब दिल्ली में पढ़ाई कर रहे थे। सुरक्षा के लिए दिल्ली यूनिवर्सिटी के छात्रों ने भी अपनी भूमिका निभाई थी। वैसे भी यूनिवर्सिटी के छात्र हर जगह पर अपनी अपने जिम्मेदारी बखूबी निभाते और बड़ा सफल परिणाम प्राप्त होता है। कुछ नव युवतियों ने और महिलाओं ने अपने दर्द जब बयां किए, कलेजा फट जाता है बेटा। उन्होंने बस सीधी सी बात कही, बाबूजी शिकायत किससे करें? जिससे हम शिकायत कर सकते हैं वही हमारी आबरू पर हर दिन हाथ डालता है। किससे शिकायत करें? बोली, सुबह होती है तो लगता आह बच गए, और शाम आती है तो कई बार लगता है कि कोई वर्दी वाला भेड़िया आ रहा होगा। खैर, इस समय तो दोस्तों
सोशल मीडिया काफ़ी सक्रिय है, तो चीज़ें काफ़ी हद तक नियंत्रित है, काफ़ी हद तक नियंत्रित है। पर सुरक्षा का सवाल बहुत गहरा और गंभीर है। 2 चीज़ें हैं जो मैं कभी नहीं भूलता बेटा, कभी नहीं। 2011 की बात थी। तो कभी वो लिखाना है भी, तो इसलिए आपको बात कहानी सुना रहे हैं। ये जो हम लोग प्रवास आमतौर पर लिखा देते हैं कि मानव जनसंख्या का प्रवास, माइग्रेशन लिखा दिया और काम खत्म हो गया। आपको एक बहुत बड़ी बात बताता हूँ। 2011 की बात है, मैं यूपीएससी से असफल होने के बाद पढ़ाना शुरू कर दिया। ऑप्शनल की क्लास लेकर अपनी निकला। एकदम शुरुआती दौर की कक्षाएं थी। क्लास निकलकर बच्चों से मिलने के लिए केबिन में बैठा था। ऑफिस को असिस्ट करते थे हमारे एक व्यक्ति। वो आए और बोले कि सर 2-3 लोग आए हुए हैं कुछ मदद मांगने के लिए। बोला रुको, ठीक है देखते हैं। बच्चे गए, हम मिले, ध्यान रखना तुरंत लिखाना। हम मिले और मिले तो थोड़ा उत्सुकता बस उनसे बात करने लगे। उनके पास पूरा लिखा हुआ सब चीज़ें था उनका, उनके दारुण दशाओं को। मैंने पूछा आप कौन हो, तो बोले सब बताया कि हम कश्मीरी पंडित हैं। कहाँ आप बसे हो, तो बोले एक जगह पर नहीं, दिल्ली के कई छोटे छोटे पॉकेट्स हैं जहाँ आकर हम आ बसे हैं। छोटे छोटे झोपड़ियाँ बनाए हुए हैं, और झोपड़ियाँ भी ऐसी इतनी तंग गलियों वाली कि ना हवा है, ना पानी है, ना बिजली है, ना कुछ है, पर कैसे भी जीवन चला रहे हैं। कोई ब्रिज है, ब्रिज के नीचे झोपड़ियाँ तन लिए और रहने लगे। जिनके अपने कहाँ कश्मीर की वादियों में महल हुआ करते थे, वह इस तरह जिल्लत भरी जिंदगी यहाँ जीने के लिए दोस्तों अपने ही राष्ट्र में अपनी बेबसी को अपने दामन में समेटे दर बदर भटकते रहे दोस्तों। बात मूल यह है कि जो 3 लोग आए थे, तीनों महिलाएं थी, एक बच्ची थी, 2 महिलाएं थी। तीनों जब आए थे तो तीनों की आंखों में आंसू थे। मांग रहे थे जो मांग रहे थे पता नहीं, पर तीनों की आंख में आंसू थे। हमने बातें की, क्या है, कैसा है, क्या चल रहा है। मैंने पूछा ये बेटियां पढ़ती है, तो बोली नहीं। आगे बातें डॉट डॉट डॉट। थोड़ी देर बाद बात करते 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 उन्होंने एक ऐसी बात बोली कि सच बताया दोस्तों, आप सबका भी कलेजा फट जाएगा। बोले कि हम हर रात लूटते ही इसलिए हैं कि जिंदा बचे रहे। मैंने पूछा लूटने वाला कौन है, तो बोलते हैं दिल्ली के वर्दीधारी लोग। इतना बड़ा ब्लेम मैं स्वीकार नहीं कर सकता था। आज तक मुझे स्वीकार नहीं है, ध्यान रखना, बात बहुत पुरानी है। आज तक मुझे स्वीकार नहीं, मैं स्वीकार कर भी नहीं सकता। लेकिन बात क्या थी कि हम लुटते ही केवल इसलिए हैं कि जिंदा बचे रहे। उफ, अब इस बात पर लिख लो बेटा जो आगे लिखा रहा है, जो बहुत बड़ी त्रासदी है। जो मैंने प्रवास शब्द लिखा दिया छोटा सा, विस्थापन शब्द लिखा दिया छोटा सा। लिखो असह सामाजिक वेदना, असह सामाजिक वेदना, तनावग्रस्तता, तनावग्रस्तता, मानसिक कुंठा, मानसिक कुंठा, मानसिक कुंठा, मानसिक कुंठा, मानसिक कुंठा आदि आदि। बेटा इसमें कुछ बच्चों ने अलग 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 तरीके से सोचा है कि एक वर्ग विशेष को उन्होंने टारगेट कर लिया, पर ऐसा नहीं। वर्दीधारी लोगों में तमाम प्रकार के सुरक्षा कर्मियों पर उन्होंने बात की थी, ये भी ध्यान रखना। तमाम प्रकार के सुरक्षा कर्मी, जिसको सच कह सकते हैं कि बाढ़ ही खेत खा रही थी, बाढ़ ही खेत खा रही थी। जिसके हाथों सुरक्षा छांव सौंपी, उसी ने नाजायज कुकृत्य किए। क्या बोलो बेटा, खैर बहुत बड़ी त्रासदी है बेटा, किसी का अपना घर न छीने। ईश्वर से प्रार्थना करना कि किसी का अपना घर बार न छीने। आप जैसे आपका घर बार छीनता है, आप जिस जगह पर जाओगे दोस्तों, आपको कोई एक्सेप्ट नहीं करेगा। सबसे पहली बात तो यह है। तो क्लैश बिटवीन टू सोसाइटीज होगा, सबसे पहली बात क्लैश बिटवीन टू सोसाइटीज होगा। जो आव्रजन है, मतलब जो विस्थापित होकर आए हैं, उनके विस्थापन की इतनी बड़ी पीड़ा होगी कि जिस क्षेत्र पर गए वहां के संसाधनों पर उनको कोई अधिकार नहीं समझ में आ रहा होगा, कोई अधिकार समझ नहीं आ रहा। और दोस्तों विस्थापन की पीड़ा या दंश होती क्या है, कभी एक बार कश्मीरी विस्थापितों से मिलकर देखना। मैं सच बता रहा हूं, मिलकर देखना। आप लोग दोस्तों एक सब काम करते नहीं, महीनों महीनों की नींद ना उड़ जाए तो बताना, महीनों महीनों की नींद न उड़ जाए तो बताना। विस्थापन बहुत यहाँ, तो ये एक छोटी बात है। पर एक और आपको बात बता दूं कि अब सच में सोशल मीडिया की सक्रियता बहुत बढ़ चुकी है, ठीक है ना। ओके, पहले से कहेंगे। एक बच्चे ने लिखा है कि ऐसे कुकृत्य करने वाले लोगों को लटका दिया जाना चाहिए। लटकाना समस्या का समाधान नहीं है बेटा, नहीं। अपनी शिकायतें किसके पास रखोगे। कई बार बड़ा हम ओछा और बचकाना अपने आप को महसूस करते हैं। तो ये सामाजिक सांस्कृतिक प्रॉब्लम होती है, उनकी अपनी संस्कृति बिखर जाती है, उनका समाज बिखर जाता है।
ठीक है, दो संस्कृतियों के बीच द्वंद्व शुरू हो जाते, एक वह संस्कृति के लोग जो कहीं से आए। बहुत गंभीर टॉपिक है सब, और अच्छे से पढ़ना बेटा, और ये सब में लागू होंगे, ये सब में लागू होंगे, इसमें बस लागू नहीं होते इसलिए सारी चर्चा कर रहा हूं, सब में लागू होंगे सब में। अरे दोस्तों, मैं आपको कैसे बात बताऊं कि एक जगह पर पहाड़ी में हम लोग जा रहे थे, एक बस घाटी में गिरी, और जो लोग बचाव के लिए गए वही लोग किसी की चेन छीन कर लाए थे, तो किसी ने कान का कुंडल छीन लिया था, किसी ने हाथों की घड़ी छीन ली थी, किसी ने अंगूठे की। दोस्तों, अंगूठे पर अंगूठियां होता, ये बचाव कार्य था। ये बचाव का कार्य कर सकती है, हैवानियत की सीमाएं लांघ सकती है, इसे अंदाजा नहीं लगा सकते बेटा तुम समाज में। और मैंने ये भूकंप आया, क्वेश्चन बना रहा की संतानें कहलाने को तो है, होता है बेटा, इस आपदा में इतना टाइम लगा के पढ़ा देते, ये सब में आता है। आप लिख दो उधर सामाजिक, तो एक पॉइंट लिख दो, ये स्थिति है बेटा, ये सतही सतही गत जल, ठीक है, ये स्थिति है बेटा, ये सामाजिक संस्कृति। अब पारिस्थितिक समस्याएं लिखनी है, तो पारिस्थितिक समस्याओं में सबसे पहली पारिस्थितिक समस्या लिखे, सबसे पहली पारिस्थितिक समस्या लिखे, सतही एवं भूमिगत जल का प्रदूषण। सतही एवं भूमिगत जल, सतही एवं भूमिगत जल प्रदूषण। दूसरे नंबर पर मृदा अपरदन, मृदा प्रदूषण, मृदा अपरदन, मृदा प्रदूषण, मृदा निम्नीकरण, मृदा निम्नीकरण, मिट्टी को ये सब प्रदूषित कर देगा, मिट्टी की गुणवत्ता का ह्रास कर देगा, गुणवत्ता बढ़ाएगा भी, उस पर बात करेंगे। नेक्स्ट धरातलीय वनस्पतियों का विनाश, जीव जंतुओं की मृत्यु, वनस्पतियों का विनाश, जीव जंतुओं की मृत्यु, अर्थात जैव विविधता में आने वाली कमी, जैव विविधता में आने वाली कमी। तो नेक्स्ट वायुमंडलीय प्रदूषण, वायुमंडलीय प्रदूषण, सड़ी गली वस्तुओं द्वारा, सड़ी गली वस्तुओं द्वारा वायुमंडल का प्रदूषण हो जाएगा, वायुमंडल का प्रदूषण हो जाएगा। पूर्ण विराम, पूर्ण विराम। तो बाढ़ ऐसी समस्याएं लाएगी बेटा, बाढ़ ऐसी समस्याएं लाएगी। ये नकारात्मक पक्ष है। तो अब बाढ़ क्या लाभ भी कुछ पहुंचाती है या केवल हानि पहुंचाती है? तो सभी लिखेंगे बाढ़, बाढ़ के सकारात्मक पक्ष, बाढ़ के सकारात्मक पक्ष लिखो। बाढ़ के समय नदियां, बाढ़ के समय नदियां पोषक तत्व लाकर, पोषक तत्व लाकर बाढ़ के मैदान में, बाढ़ के मैदान में मिट्टी की उर्वरता को बढ़ाते हैं, मिट्टी की उर्वरता को बढ़ाते हैं, उर्वरता बढ़ जाएगी मिट्टी की, पोषक तत्वों की आपूर्ति हो जाएगी। इसीलिए बाढ़ मैदानों में, इसलिए बाढ़ के मैदानों में, मैदानों में उर्वर मिट्टी पाई जाती है, उर्वर मिट्टी पाई जाती है एवं सघन कृषि होती है, सघन कृषि होती है। नंबर 2, पहला तो ये सकारात्मक था। नंबर टू लिखे नदियों में आने वाली बाढ़, आने वाली बाढ़ नदी जलमार्गों के लिए नेचुरल क्लीनर, मतलब साफ कर देती है जलमार्ग को, नदी जलमार्गों के लिए नेचुरल क्लीनर, प्राकृतिक रूप से सफाई करने वाली है ना, क्लीनर का कार्य करती है, का कार्य करती है, तथा जलमार्गों का डिसिल्टेशन हो जाता है, निर्गादीकरण हो जाता है, जो गाद का जमा हो जाता है, गाद हट जाती है बाढ़ से, जलमार्गों का निर्गादीकरण हो जाता है, डिसिल्टेशन हो जाता है, डिसिल्टेशन हो जाता है। नेक्स्ट मृदा आर्द्रता में वृद्धि हो जाती है तथा, मृदा आर्द्रता में वृद्धि हो जाती है तथा सतही जल के साथ साथ, सतही जल के साथ साथ भूमिगत जल तल वृद्धि में मदद मिलती है, सतही जल के साथ साथ भूमिगत जल तल में मदद मिलती है। तो नेक्स्ट
बाढ़ के समय रेत बजरी आदि, बाढ़ के समय रेत बजरी आदि का जमाव 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 वट क्या, भवन निर्माण सामग्री, भवन निर्माण सामग्री का कार्य करते हैं, का कार्य करते हैं, पूर्ण विराम। तो ये बाढ़ के सकारात्मक पक्ष बेटा, मैंने ये नहीं कहा कि इतने ही नकारात्मक इतने ही सकारात्मक, आप और चाहो तो अपने हिसाब से लिख सकते हो, आप अपने हिसाब से दोस्तों लिख सकते हो। तो हेडिंग देंगे सभी बाढ़ आपदा प्रबंधन, बाढ़ आपदा, बाढ़ आपदा प्रबंधन। चलो बड़े जबरदस्त तरीके से इसका प्रबंधन करते हैं। फर्स्ट, आपदा पूर्व की तैयारी। कोई भी आपदा आएगी, इसमें से बहुत सारी चीजें कॉमन रूप से हर आपदा में लागू होगा, सब में लागू होगा। ठीक है, कैसे आपदा पूर्व से तैयारी? सबसे पहला आप लिखेंगे आपदा प्रभावित क्षेत्रों का आंकड़ा एकत्रण, आंकड़ा एकत्रण। अब आंकड़ा जब मिल जाए तो उसको क्या करेंगे, एवं मानचित्रण। मानचित्रण कर दिए जाने से क्या हो जाता है, सबको क्लैरिटी आ जाती है कि ये बाढ़ संभावित क्षेत्र हैं, सबको। ठीक है, ये आंकड़ा एकत्रण एवं मानचित्र, मैपिंग कर देंगे आंकड़ों को एकत्रित, कौन कौन से क्षेत्र हैं जहां प्रतिवर्ष लगभग बाढ़ आती है, प्रति 1 से 2 वर्ष में आती है, प्रति 3 से 5 वर्ष में आती है, और इसके बाद आती है भारतीय। अंशिका राजपूत, हिमांशी उपाध्याय, बस कर दो बेटा, बहुत हो गया। तुम लोगों के सारे डायलॉग बाजिया मैंने सबके लिए देख लिया, कौन क्या किसे क्या बोल रहा, बंद करो बेटा। बार बार कमेंट्स स्क्रीन पे नजर जाती है कि शायद कोई क्वेश्चन आ गया क्या, और तुम लोग बाज नहीं आ रहे हो बेटा, डांटूंगा, बुरा लगेगा, सच में बुरा लगेगा। बंद करो अभी सब, बंद करो, बिल्कुल नहीं आना चाहिए। पता नहीं क्या पढ़ना लिखना तमाम तरह से, बिल्कुल दोनों का जिनका नाम लिया लोग फालतू का आपस में हैं। पहली बात तो ये होती है। अब दूसरी बात क्या करना है, जब आपने ये काम कर लिया, ये काम कर लिया, तो दूसरी बात करनी है कि बाढ़ आपदा चेतावनी प्रणाली का विकास करना, चेतावनी प्रणाली का विकास, ताकि लोगों के पास सूचना भेजी जा सके, सूचना भेजी जा सके कि लोग सुरक्षित जगह में चले जाएं, बाढ़ से बचने का, बाढ़ से बचने का, ठीक है, समय आ गया। तीसरे नंबर पर, अब ये तो करेंगे आप, अब बचाव कर्मी दल जो भी होगा इसमें जुड़ा हुआ, कई बार तो हम सेनाओं की मदद भी लेते हैं, इसको हम लोग कहते हैं एनडीआरएफ, नेशनल डिजास्टर रैपिड एक्शन फोर्स, जो रैपिड एक्शन फोर्स होती है। तो बाढ़ कर्मी बचाव दल जो होता है, बचाव कर्मी दल जो होगा, तो बाढ़ और आए या ना आए उससे पहले ही इसके शिक्षण की व्यवस्था होनी चाहिए, इसके प्रशिक्षण की व्यवस्था होनी चाहिए। अब ये नहीं कि बाढ़ आ गई उसके बाद ही इनको शिक्षण प्रशिक्षण दिया जाए, तो शिक्षण प्रशिक्षण होना चाहिए, एकदम ये ट्रेंड हो, एकदम विद इक्विपमेंट्स, इनके लिए सामग्रियां हमेशा उपलब्ध हो, सामग्रियां हमेशा उपलब्ध हो। कई बार बड़ी शर्म की बात आती है, दिल्ली में एक सीवर लाइन फटी, बात भारत की राजधानी की है, दिल्ली में एक सीवर लाइन फटी, सीवर वेस्ट फटने से, सीवर वेस्ट लाइन फटने से पानी एक बेसमेंट में एंटर किया, और बेसमेंट में एंटर किया, बच्चे डूब रहे हैं, बच्चे मरने लगे, और बचाव कर्मी दल नहीं आ पाया। बाढ़ आयोग की तो बात करेंगे बेटा, ठीक है, तो इनकी बड़ी जरूरत होती है, ये पूरे इक्विपमेंट्स के साथ इनकी उपस्थिति होनी चाहिए। अब आपने ये कर लिया, ये सब चीजें थी जो आपदा से पूर्व करना है। अब इतना काम नहीं हुआ, ये तो देखो, एक होता है कि जो क्षेत्र है उस पर काम किया जाना है, और दूसरा होता है क्षेत्र के बाहर काम किया जाना है। समझ गए मेरी बात की नहीं? बाहर काम किया जाना है। अब ये बाहर या यहां काम तो किया जाना है, काम तो किया जाना है दोस्तों। प्रतिभा ने जैसा लिखा है सर मॉक ड्रिल, बिल्कुल मॉक ड्रिल ही, ये जो काम होता है तो मॉक ड्रिल से रिलेटेड ही होता है। ओके, अब आगे देखते हैं। तो क्षेत्र विशेष में क्या काम करना है, तो क्षेत्र विशेष में काम करने का सर्वोत्तम तरीका है नदी जल मार्गों पर बांधों का निर्माण, बांधों का निर्माण। बांधों का निर्माण करने से क्या होगा, जल मार्गों में जल प्रवाह का आयतन घट जाता है, जल प्रवाह का आयतन घट जाता है, घट जाता है बेटा, जल प्रवाह का आयतन घट जाएगा। बांध बना देंगे, बड़े बांध, शानदार तरीके, एक से एक दे रहे हैं, बना दिया बांध, बांध बना दिया। अब नेक्स्ट पांचवा, नदी जलमार्ग है, जलमार्ग है। अब इन जलमार्गों में हम जानते हैं, इन जलमार्गों में हम जानते हैं कि जैसे बाढ़ के समय वर्षा का अतिरिक्त जल आएगा तो जलमार्गों की परिवहन क्षमता से कहीं अधिक हो जाता है। तो जलमार्गों का अगर डीचैनलाइजेशन कर दिया जाए, जलमार्गों का क्या कर दिया जाए, डीचैनलाइजेशन कर दे,
डीचैनलाइजेशन का मतलब क्या था? एक जलमार्ग था जो इधर की ओर जा रहा था, इसे हमने 2 भागों में बांट दिया, 3 भागों में बांट दिया। अब देखो ये ऐसा जाने लगा, जल इधर भी जाने लगा, इधर भी जाने लगा, हमने इसे बांट दिया। इधर जा रहा था, इसे हमने ऐसे बांट दिया, इधर भी जाने लगा, इधर। ये डीचैनलाइजेशन करना, दिस वन इज डीचैनलाइजेशन। जब कई चैनल्स में जलमार्ग कुछ ऐसा प्रवाहित होने लगेगा, जब कई चैनल्स में प्रवाहित होने लगेगा जल, तो एक चैनल में प्रवाहित होता तो बाढ़ आती, अब कई सारे चैनल्स हमने बांट दिया। अब ये चैनल ओरिजिनल जलमार्ग के भी हो सकते हैं, नहरों के भी हो सकते हैं, नहरों के भी हो सकते हैं। तो डीचैनलाइजेशन मतलब चैनल्स में विभाजित करना, कई जलमार्गों में विभाजित करना, ऐसा कर देना। अब किसी एक क्षेत्र में पूरा बाढ़ का पानी जा ही नहीं रहा, अलग अलग क्षेत्र में जा रहा है, बाढ़ कहां आएगी? डीचैनलाइजेशन कर दिया। बाढ़ आने के पूर्व जो तटबंध है, किनारे हैं, तटबंधों की मरम्मत कर देना। तटबंध टूट जाते हैं तो तटबंधों की मरम्मत कर देना दोस्तों, उन्हें चुस्त दुरुस्त बना देना, ताकि अगर तटबंध किनारे बने हुए हैं तो बेसिकली पानी उसी जलमार्ग से चला जाएगा, इधर उधर नहीं फैलेगा। तटबंध टूट जाएगा तो इधर उधर फैल जाएगा। तटबंधों की मरम्मत के क्रम में एक और कदम अच्छा साबित हो सकता है बेटा, हम लोग तटबंधों में क्या कर दें? तटबंधों एवं बाढ़ के मैदानों में, बाढ़ के मैदानों में वृक्षारोपण कर दें, वृक्षारोपण कर दें। तटबंधों की मरम्मत कर दें तो तटबंधों एवं बाढ़ के मैदानों पे क्या कर दे दोस्तों? वृक्षारोपण कर दे, वृक्षारोपण कर दे, पेड़ लगा दे, पेड़ लगा दे। अरे बड़ा अच्छा, पेड़ लगा देंगे बेटा तो उससे क्या हो जाएगा कि उससे जो सतही जलवाह है, सरफेस रन ऑफ है, वो स्लो हो जाएगा, उतना फास्टर नहीं रहेगा, उतना तीव्र नहीं रहेगा, तो थोड़ी सी समस्या के समाधान में मदद मिल जाएगी, समस्या के समाधान में मदद मिल जाएगी। ये आपदा से पूर्व की तैयारी बता रहे हैं सारी की सारी। आपदा भी नहीं आई है तब क्या करना है, तब क्या करना है दोस्तों? ठीक है, तटबंधों की मरम्मत करेंगे, जलमार्गों का। अभी एक और बात लिखना है। अब इतना क्या बात लिखा है एथिकल आईएएस ने, वही बिंदु ही बताने वाला था। अब इतना करने के साथ एक बात और कर दें, आप देखते हैं कि प्रतिवर्ष नदीय जल प्रवाह के क्रम में नदियों का जलमार्ग अवसादों से भर जाता है, अवसादों से भर जाता है। तो नदी जलमार्गों का डिसिल्टेशन कर देना, नदी जलमार्गों का डिसिल्टेशन, डिसिल्टेशन को कहते हैं निर्गादीकरण। निर्गादीकरण, निर्गादीकरण का मतलब है साफ सफाई, साफ सफाई कर देना। अब डैम बनाने में बड़े बांध ना बनाए, छोटे छोटे बांध बना दे, बड़े बांध ना बनाए बल्कि कई छोटे छोटे बांध बना दे, वो ज्यादा सफल कदम माना जाता है, जिसको हम कहते हैं कैच द रेन का जो कॉन्सेप्ट आता है। अभी बात समाप्त नहीं हुई, अभी और बताते हैं। जब बात बांधों के निर्माण की आती है, चैनल्स को डीचैनलाइजेशन की आती है, तो इसमें एक बड़ा अच्छा कदम है, बड़ी महत्वाकांक्षी योजना है, जिसे कहा जाता है रिवर इंटरलिंकिंग। किस नाम से जानते हो आप उसे? नदी जोड़ो, रिवर इंटरलिंकिंग। नहरों आदि के माध्यम से नदियों को आपस में जोड़ दिया, तो जिस नदी में बाढ़ की स्थिति है उसके अतिरिक्त जल को बाढ़ की कमी वाली नदी घाटी में डाल दिया, रिवर इंटरलिंकिंग। इस पर काम कर लिया, केन बेतवा योजना ठीक है बेटा, रिवर इंटरलिंकिंग, ये काम भी कर लिया जाए, इसका भी लाभ मिलेगा, बाकायदा लाभ मिलेगा दोस्तों। तो बाढ़ आपदा, स्टॉप डैम, वही छोटे छोटे चेक डैम, स्टॉप डैम बना दिया जाए। ठीक है महेश, ठीक है बेटा। बाढ़ आपदा से बचाव के पूर्व अगर ये कुछ कदम उठा लिए जाएं, ये कुछ कदम उठा लिए जाएं, तो निश्चित रूप से इनका प्रभाव तुलनात्मक रूप से सकारात्मक ही होगा, सकारात्मक ही होगा, सकारात्मक। ठीक है, ठीक है, हो गया। तो ये बाढ़ आपदा पूर्व नदियों का विसर्पण करना नहीं, विसर्पण आप नदियों का नहीं कर सकते रजत बेटा। अब ये बचाव कर्मी दल में स्थानीय लोग भी होते, कल मैंने लिखाया था ना कि ये एनजीओज भी हो सकते हैं, स्थानीय लोग भी हो सकते हैं, और बचाव कर्मी दल भी हो सकते हैं, उसमें सब शामिल हो जाते हैं बेटा। ठीक है, अरविंद खाद्य सामग्रियों का स्टोर ना, ये नहीं होता, वैसे भी बफर स्टॉक सरकार रखती है किसी भी आपदा के लिए, किसी भी आपदा के लिए सरकार बफर स्टॉक रखती है, फूड स्टोर नहीं रखती बेटा। वो तो किसी भी आपदा के लिए फूड स्टोर और कंटेंजेंसी फूड रखा जाता है, वो केवल इसके लिए नहीं रखा जाता, इसके लिए नहीं रखा जाता। कौन से बुक से पढ़ा रहे हैं? अरे मनीषा सोनकर, वही जो तुमने लिखी थी बिटिया थोड़े दिन पहले। बिटिया तुम ही लोग भूल जाते हो, अब बताओ तुम लोगों की याददाश्त इतनी कमजोर है। सोन से मंगा लिया था, ये पुस्तक का नाम दिया उसी। अब उसके बाद क्या करें? बिटिया की नोट से, बहुत महत्वपूर्ण, कभी भी गवाह और साक्षी हो। थोड़ी देर पहले मैंने इस प्रश्न का जवाब दिया कि बेटा मैं किसी एक पुस्तक से नहीं पढ़ाता हूं, बहुत सारी जगह से चीजें पढ़ी हुई होती हैं, जिनको उठाकर जोड़कर ये करके वो करके मैं आपको पढ़ाता हूं। अभी थोड़ी देर पहले ही मैंने ये बात कही थी, फिर से बिटिया आई पूछ ली अपना अलग से। ऑनलाइन क्लास में यही तो अच्छा ही होती कि कोई कभी भी आता है, टुप से एक प्रश्न दे देगा, फिर से टुप से एक प्रश्न दे देगा, फिर हमारे हो माइंड करेंगे तो नहर आदि भी इनकी भूमिका होगी।
सीधे नदियों से नहरें निकाल दी जाएंगी, बिल्कुल भूमिका होती है, बिल्कुल भूमिका होती है। रिवर इंटरलिंकिंग प्रोजेक्ट में नहरें बनाई जाती हैं, ये सब। राधे विकास गुप्ता, जो तुम्हारा जगत सुंदर महाप्रभु दुनिया की जोनिंग करेंगे। सभी क्या करेंगे हम? फ्लड प्लेन जोनिंग करेंगे। ये आप 10वें नंबर पर लिखेंगे। और फ्लड प्लेन जोनिंग क्या होता है उस बात को अब आपको मैं लिखाने वाला हूं। फ्लड प्लेन जोनिंग के बारे में सभी के सभी लोग लिखेंगे। लिखें, सेंट्रल फ्लड कंट्रोल बोर्ड, सेंट्रल फ्लड कंट्रोल बोर्ड द्वारा दिए गए परामर्श पर, द्वारा दिए गए परामर्श पर, 10वें बिंदु के बारे में ही बोल रहे हैं, दिए गए परामर्श पर राष्ट्रीय बाढ़ आयोग ने, राष्ट्रीय बाढ़ आयोग ने 1971-72 में, 71-72 काट दो, 75 लिखो, 1975 में फ्लड प्लेन जोनिंग मॉडल प्रस्तुत किया, फ्लड प्लेन जोनिंग मॉडल प्रस्तुत किया, मॉडल प्रस्तुत किया, जिसमें कहा गया कि राज्य सरकारें, जिसमें कहा गया कि राज्य सरकारें बाढ़ के मैदानों के अतिक्रमण को, बाढ़ के मैदानों के अतिक्रमण को रोकने के लिए ठोस कदम उठाएं, ठोस कदम उठाएं, ठोस कदम उठाएं, ठोस कदम उठाएं, जिसमें, जिसमें नदी तटबंधों पर बसावट, नदी तटबंधों पर बसावट निम्नलिखित प्रकार की होनी चाहिए, निम्नलिखित प्रकार की होनी चाहिए। चलो देखो, फ्लड प्लेन जोनिंग है, ज्वाइनिंग नहीं, जोनिंग मॉडल है, ठीक है ना। कैसे कैसे बसावट होनी चाहिए? देखो एक चित्र है, ये एक नदी विसर्प है, ये एक रिवर मियांडर है। कोई भी नदी होगी उसका ऐसा ही विसर्पण पाया जाएगा, ठीक है। नदी विसर्पण में मान लो किसी भी बेल्ट को ले ले, इसको ले लेते हैं सपोज। नदी विसर्पण में हमेशा ध्यान रखना, ये नदी को जो ये जलमार्ग का किनारा होता है, ये वाला किनारा, ये कहलाता है क्लिफ ऑफ स्लोप। ये मैं पढ़ा चुका हूं आपको जियोमॉर्फोलॉजी में। तो जो ये वाला किनारा होता है ये कहलाता है स्लिप ऑफ स्लोप। हमेशा जो स्लिप वाला क्षेत्र होता है यहाँ नदियां निक्षेपण करती हैं, और जो क्लिफ वाला क्षेत्र होता है यहाँ नदियां अपर्दन करती हैं। यहाँ निक्षेपण होगा, डिपोजिशन होगा, निक्षेपण प्राप्त होता है, और यहाँ क्या प्राप्त होता है? अपर्दन प्राप्त होता है। तो ऐसी स्थिति इधर बनेगी, इधर इसका ठीक उल्टा स्थिति आएगी। इधर स्लिप वाला सेक्शन रहेगा जहां पर डिपोजिशन होगा, ये डिपोजिशन का क्षेत्र होगा, और ये अपर्दन का क्षेत्र होगा, ये अपर्दन का क्षेत्र। तो इन्होंने कहा कि अगर बाढ़ की आपदा से बचाव करना है तो सबसे अच्छा तरीका है कि जिधर की ओर अपर्दन हो रहा है, यहाँ सपोज इधर अपर्दन हो रहा है तो इधर वृक्षारोपण कर दें। इधर अपर्दन हो रहा है तो क्या कर देंगे? इधर वृक्षारोपण कर देंगे। ये कर दिया आपने, तो पेड़ अपर्दन से रोकेंगे, कटाव को रोकेंगे। क्या करेंगे? पेड़ अपर्दन को रोकेंगे, कटाव को रोकेंगे। तो ये सबसे पहले यहां पर क्या लिखेंगे? वृक्षारोपण करा दें। इसने समझाया कि ये क्लिफ वाला क्षेत्र है, यहां पर वृक्षारोपण प्राप्त होने चाहिए। वृक्षारोपण के उपरांत यहां जो निवास कर रहे होंगे आसपास के लोग, इनके पास पशु आदि होंगे तो इन्हें पशुचारण की जरूरत पड़ती होगी। तो वृक्षारोपण के बाद यहां पर चारागाह का विकास कर दिया जाए, ताकि वृक्षारोपण के बाद किनारा ना कटे, पर कभी मान लो बाढ़ आई ही तो चारागाह में क्या होगा? पानी आया, चारागाह में घास झुक जाएगी, जैसे पानी निकल गया घास फिर उठ खड़ी हो जाएगी। कोई स्थायी रूप से रह तो रहा नहीं है, इसलिए यहां कोई आपदा का प्रश्न नहीं होगा। ठीक है राधे, कोई बात नहीं बेटा, वेलकम बेटा, चलो आप पढ़ो बस। ठीक है, तो ये चारागाह के क्षेत्र है, क्लियर। तो यहां पर आपदा नहीं आने की संभावना हो जाएगी। और हमेशा नदियां जनरली क्लिफ वाले क्षेत्र की ओर बाढ़ लाती हैं, स्लिप वाले क्षेत्र की ओर बाढ़ नहीं लाती। तो फिर इसने क्या कहा? ये जो स्लिप वाला सेक्शन है, ध्यान रखना, स्लिप वाले सेक्शन में जो ये वाला भाग है जहां पर ये निक्षेपण आदि है, नदी अवसाद आदि का जमाव करती है, यहां पर बेसिकली कृषि की जाए। ये कृषि क्षेत्र होगा, सबसे पहले कृषि क्षेत्र होगा। चलो कोई बात नहीं, नुकसान होगा भी तो खेती पाती का होगा, मानो तो बच जाएगा। फिर बोलते जो कृषि के बाद का जो ये वाला क्षेत्र है, यहां पर इंफ्रास्ट्रक्चर हो, स्कूल बना दो, हॉस्पिटल बना दो,
जहां रोज दिन लोग अस्पताल हॉस्पिटल जहां लोग दिन में आते हो, और अगर सुरक्षित है तो आएंगे, असुरक्षा होगी तो आएंगे नहीं। स्कूल की छुट्टी कर दी जाएगी, हॉस्पिटल की छुट्टी कर दी जाएगी। फिर उसके बाद जो क्षेत्र आता है वहां पर क्या बनाया जाए, मानव अधिवास बनाया जाए। अब ये इतनी दूरी नदियों पर यहां मानव अधिवास हो ताकि यहां तक तो बाढ़ का पानी पहुंचे ही ना और मानव जीवन संकट में ना पड़े। क्या लिखा दोस्तों, मानव जीवन संकट में ना पड़े, मानव जीवन संकट। तो इस प्रकार का मॉडल वृक्षारोपण चारागाह इधर की ओर, कृषि क्षेत्र आधारभूत संरचनागत विकास एवं अधिवास क्षेत्र ऐसे बसावट युक्त बनाए जाएं तो इससे बाढ़ की विपदा से बचा जा सकता है। इसे कहते हैं फ्लड प्लेन जोनिंग मॉडल। ये फ्लड प्लेन जोनिंग, फ्लड प्लेन जोनिंग मॉडल। हाँ तेजवीर सिंह, उल्टा लटका हुआ है पेड़। बेटा पिटाई खाओगे आज तुम। नहीं ये तो दोस्तों आपदा से पूर्व की तैयारी इतनी है, आपदा से पूर्व की तैयारी इतनी, ये तैयारी करना। अब आपदा से पूर्व की तैयारी जो होती है इसको आप चाहो तो, इसको आप चाहो तो तीन वर्गों में बांट सकते हैं। तीन वर्गों में कैसे बांट सकते हैं ध्यान रखना। तो आपदा पूर्व से तैयारियों के जो तीन वर्ग होंगे वो कौन कौन से हो सकते हैं। तो पहला वर्ग हो सकता है दीर्घकालिक। अब नदी जोड़ो परियोजना बनानी है तो यह लंबे समय की परियोजना है, दीर्घकालिक परियोजना होगी। दूसरे नंबर होगा लघुकालिक परियोजना होगी। वृक्षारोपण आदि करना है तो पेड़ों लगाने का काम शुरू कर दें, लघुकालिक परियोजना होगी। डिसिल्टेशन वगैरह करना है तो लघुकालिक परियोजना होगी। और तीसरे नंबर पे होगी जो अल्पकालिक होगी, भाई जल्दी सब काम करने हैं, अभी जल्दी से बारिश होने वाली है, जल्दी से बारिश होने वाली है, काम धाम करके खत्म करो नहीं तो सब गड़बड़ हो जाएगा। इन जो आपदा से पूर्व की तैयारियां हैं उनको काल अवधि के संदर्भ में तीन तरह से बांट सकते हैं। दीर्घकालिक परियोजनाएं सेटल करना, लघुकालिक परियोजनाएं सेटल करना, अल्पकालिक मतलब आनंद फानंद में चीजें पूरी होनी चाहिए। भाई बारिश का शुरू, मानसून दस्तक देने वाला है, कहां केरल तट पर, मतलब जल्दी मानसून आएगा, तैयारी कर लो, चुस्त दुरुस्त तैयारी करो एकदम, जिसको कहते हैं कुर्सी की पेटी बांध लिया जाए। समझ गए मेरी बात को। ये होता है, ये तीन प्रकार की। तो ये आपदा से पूर्व की तैयारी हो गई। ये पहला बिंदु समाप्त हुआ दोस्तों। पहले बिंदु के अंतर्गत इनको हम तीन बिंदुओं में रखते हैं। अब दूसरा बिंदु आएगा, अब सेकंड बिंदु आएगा, सेकंड पॉइंट आता है आपदा के दौरान की तैयारी। आपदा के दौरान, अब बाढ़ आ गई दोस्तों, अब क्या करेंगे। आपदा के दौरान क्या करें, सबसे पहला काम करेंगे बचाव कार्य। बचाव कार्य जिसको कहते हैं रेस्क्यू करना, तुरंत रेस्क्यू किया जाए। और रेस्क्यू में दोस्तों सबकी मदद ली जाए, सबकी मदद, सभी निकाय जितने हैं उन सबकी मदद ले ली जाए। स्थानीय निकाय, स्थानीय लोग, एनडीआरएफ के कर्मचारी, एनजीओज, इन सब की मदद ले ली जाए, पर बचाव कार्य किया जाए। बचाव, एक भी कैजुअलिटी ना हो इसकी कोशिश की जाए। तमन्ना मटोरिया जो बना है, ठीक है बेटा, तुम समझा करो कि सर का दिमाग एकदम काफी चुस्त दुरुस्त है बेटा, कहीं कोई गलती नहीं है, ठीक है ना। तो बचाव कार्य सबसे पहला है। अब बचाव कार्य तो कर लिया, क्या इससे काम चल जाएगा। तो दूसरा काम होता है दोस्तों राहत कार्य। राहत कार्य होगा। राहत कार्य में क्या क्या करोगे। सबसे पहला बिंदु है राहत कार्य में भोजन एवं पेयजल उपलब्ध कराना। पेयजल आगे आप लिख देंगे उपलब्ध कराना। दूसरे नंबर पर आवश्यक औषधियां उपलब्ध कराना, उपलब्ध कराना। तीसरा बिंदु वस्त्र एवं आवास उपलब्ध कराना, आवास उपलब्ध कराना, उपलब्ध कराना, उपलब्ध, ये सब आपको उपलब्ध। तो तीसरा कार्य होता है दोस्तों सुरक्षा। और सुरक्षा कई बार बड़ा मेजर चैलेंज बन जाता है बेटा, सुरक्षा किससे कराई जाए। मैंने बात तो करी ली सुरक्षा की, आपको बता ही दिया। जैसे कहीं बाढ़ होगा, नेताजी एक हेलीकॉप्टर में बैठेंगे, करना भी चाहिए, व्यवस्था भी ठीक है, वो एकदम एक उसकी एक प्रक्रिया है। बाढ़ क्षेत्र का मुआयना करेंगे, बाढ़ प्रभावित नागरिकों से मिलेंगे, मिलना चाहिए, उनकी समस्याओं को सुनना चाहिए, उनके सुरक्षा आदि के तमाम वादे करेंगे। नेताजी के ही पास के या दूर के रिश्तेदार, उनके पार्टी के लोग इस सुरक्षा में सबसे बड़ी सेंध का कारण साबित हो जाएंगे। तमन्ना मटोरिया बिटिया नहीं करूंगा एक्सप्लेन, बस बहुत एक्सप्लेनेशन, इतने में नहीं समझ में आया तो फिर कोई जरूरत नहीं है बेटा, समझ गए। सुरक्षा पर ये तीन कार्य तुरंत, बचाव कार्य, राहत कार्य एवं सुरक्षा। अब ये जब हो गया तो अब आपदा के दौरान आपने ये काम कर दिया, फिर अब आपदा के उपरांत की बात है। आपदा समाप्त हो गई, आपदा के उपरांत आपको क्या करना है। तो आपदा के उपरांत अभी ये राहत कार्य चलता रहेगा, ध्यान रखना, ये राहत कार्य चलता रहेगा, राहत कार्य को भी रोकना नहीं है। राहत कार्य सुचारू
रूप से संचालित संचालित रहेगा बेटा, अभी बंद नहीं होगा अभी, क्योंकि अभी उनका पुनर्वास नहीं हुआ है। दूसरे नंबर पर होगा जो लोग प्रभावित हुए हैं उनका रिहैबिलिटेशन मतलब पुनर्वास करना। तीसरे नंबर पर जो भी आधारभूत संरचना आदि की क्षति हुई है उनका पुनर्निर्माण करना, पुनर्निर्माण करना। इसको ट्रिपल आर मेथड कहते हैं, इसको आर 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 मेथड कहते हैं दोस्तों। रेस्क्यू, रिहैबिलिटेशन, फिर से रेस्क्यू, रिहैबिलिटेशन एंड रिकंस्ट्रक्शन। आपदा के उपरांत ये तीन कार्य एकदम जोरों से चालू रहेंगे। रेस्क्यू, रिहैबिलिटेशन एंड रिकंस्ट्रक्शन, इसको ट्रिपल आर मॉडल कहते हैं, आर 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 मॉडल कहते हैं, ध्यान रखना। ये आपदा के उपरांत की क्रियाविधियां, उपरांत की क्रियाविधि, ठीक है। पुनर्वास में बेसिकली, सॉरी, राहत कार्य में बेसिकली धन संपदा उपलब्ध कराना भी होती है। संपत्ति को हुई जो क्षति है, क्षति के लिए यहां मुआवजे की राशि, मुआवजा ही कहते हैं, क्षतिपूर्ति राशि, यहां मैं लिख देता हूं मुआवजा राशि, यहां क्षतिपूर्ति राशि। अब ये क्षतिपूर्ति राशि उतनी ही होती है जितना भोजन की थाली में चटनी, क्षतिपूर्ति राशि उतनी ही होती है बेटा जितना भोजन की थाली में चटनी की भूमिका, उससे ज्यादा क्षतिपूर्ति नहीं मिलती। पर कुछ जो भी मिली वो भी, जो भी मिली मिला वो भी ठीक है, कम से कम कुछ तो मिला। ये चीजें बेटा होती हैं। ये काम आपको आपदा प्रबंधन के अंतर्गत लिखना होगा। ये है आपके लिए आपदा प्रबंधन। हो गई बात पूरी, तैयार हुआ मैटर इतना जबरदस्त पढ़ा दिया बेटा। हर जगह ये सब काम करेगा, हर जगह कोई भी आपदा होगी, बचाव कार्य, राहत कार्य, सुरक्षा, पुनर्वास, पुनर्निर्माण, सब ये सब यही बिंदु लिखना है। हर उसमें कोई भी आपदा होगी शुरुआत से आपको यही लिखना है कि उसमें लॉन्ग टर्म अप्रोच, मीडियम टर्म अप्रोच और शॉर्ट टर्म अप्रोच, तीनों अप्रोच अपनाने होंगे, तीनों अप्रोच अपनाने होंगे। अरे तो बेटा रोटी नहीं मिली ना तो चटनी किससे खाओगे? जितेंद्र, जितेंद्र ने कहा सर चटनी रोटी खाने में सर मजा तो आता, तो रोटी भी तो मिल जाती, चटनी बस मिली तो उसको खा के ना जियोगे ना मरोगे वो ना, उसको खाकर रोटी भी तो मिल जाती। कुल मिला के रोटी चटनी अगर मिली होती तो कुछ काम चल भी जाता। मतलब मुआवजे की राशि इतनी तो मिलती कि जो क्षतिपूर्ति हुई है उसका कुछ तो परसेंटेज है, और उसमें सरकार की मजबूरी भी है। भारत में इतनी सारे प्रकार की आपदाएं हैं कि क्षतिपूर्ति अगर पूर्णतः वैसे दिया जाए तो फंड ही पूरा खाली हो जाएगा। अब फंड खाली हो जाएगा तो ये जो मुफ्तखोरी की बंदरबाट चल रही है भारत में, सबको मुफ्त का चाहिए, सब कुछ मुफ्त का चाहिए, सब कुछ मुफ्त का, रोटी मुफ्त की, पानी मुफ्त का, बिजली मुफ्त का, घर मुफ्त का, सड़क मुफ्त का, गाड़ी मुफ्त की, नौकरी मुफ्त की, सब कुछ मुफ्त पर चाहिए होगा। तो जो मुफ्तखोरी का नशा लगा है ना, उससे कहां से चीजें बेहतर हो पाएंगे? ले लो सब मुफ्त में, अपने पॉकेट से वो दे रहे हैं जितना तो ले लो, सब मुफ्त का देंगे, सब कुछ मुफ्त का, ये भी ले लो, वो भी ले लो, ऐसा भी ले लो, वैसा भी ले लो, स्कूल मुफ्त की, हॉस्पिटल मुफ्त की, ये मुफ्त की, वो मुफ्त की। अब दे दिया तो सब कुछ मुफ्त का, मुफ्त का देने के लिए तो कुछ है, नहीं तो कुछ नहीं मिलेगा। दीर्घ दीर्घ टर्म में वो आता है जिनमें 5 साल से अधिक टर्म समय लगता है। मीडियम टर्म में वो आता है जो जिनमें 2 से 3 साल का टाइम लगता है, 3 से 5 साल तक का टाइम है। अल्प में वो आता है जिनमें 1 से 2 साल का टाइम लगता है। ठीक है महेश कुमार केवट। ट्रिपल आर का मतलब समझा तो दिया बेटा। अरे यार तुम लोग मेरी ना लहू पी जाओगे और कुछ नहीं। ट्रिपल आर मेथड का मतलब है ये, रिलीफ वर्क, रिहैबिलिटेशन, रिकंस्ट्रक्शन। तो रिलीफ मिलेगा, रिहैबिलिटेशन मिलेगा, रिकंस्ट्रक्शन मिलेगा। ठीक है, समझ गए मेरी बात की नहीं? ठीक है वंदना, समझ गई। इन तीनों को मैंने इंग्लिश में लिखता तो क्या लिखता, समझ गए मेरी? रिलीफ वर्क, रिहैबिलिटेशन, रिकंस्ट्रक्शन, उसी को ट्रिपल आर मेथड कर दिया। ठीक है, ये कोई भी समस्या होगी सब में आंकड़ा एकत्रण, मानचित्रण, चेतावनी प्रणाली का विकास, बचाव कर्मी दल की नियुक्ति, फिर बांध नहीं होंगे सब में बांध। अब पता चला कि भूकंप बचाव के उपाय तो बांध का निर्माण कर देंगे, उसमें ये नहीं होंगे। और ऊपर वाले बिंदु सब में वही होंगे, ये वाले बिंदु सब में वही होंगे, ये वाले बिंदु सब में वही, सब में वही, अलग बिंदु नहीं होंगे। ठीक है, ठीक। रोशन वर्मा वेलकम बेटा। डाल सकते हैं ज्ञानेश शुक्ला, बिल्कुल डाल सकते हैं। तो ये हुआ। अब इसके बाद एक टॉपिक आता है क्लाउड बर्स्ट। क्या आता है दोस्तों? क्लाउड बर्स्ट आता है, क्लाउड बर्स्ट, बादल विस्फोट आता है। कौन सा टॉपिक आता है? अर्बन फ्लड की बात करेंगे, पर पहले लिखते चलना सब चीजें एकदम सब की बात करेंगे, एक चीज नहीं छोड़ेंगे। क्लाउड बर्स्ट, अर्बन फ्लड की बात है। इसके बाद अब क्या है बादल विस्फोट, कैसे होता है बादल विस्फोट, क्या पहचान है बादलों के फटने की, क्या परिणाम है बादलों के फटने से। क्लाउड बर्स्ट के साथ साथ यहां पर हम लोग थंडर स्टॉर्म को भी समझेंगे, थंडर स्टॉर्म को भी समझेंगे। और जब थंडर स्टॉर्म को समझेंगे तो जो लाइटनिंग होती है, लाइटनिंग स्ट्राइक या वज्रपात होता है, लाइट स्ट्राइक होता है, LIGHT, लाइट स्ट्राइक होता है, जिसको आप लोग वज्रपात कहते हैं। ये सारी चीजें एक साथ समझनी है बेटा, बहुत अच्छे से समझनी है।
मैं कहूंगा थोड़ी देर के लिए एकदम खामोशियों के साथ बैठ जाओ, एकदम अच्छे से समझा देता हूं। जब बात क्लाउड बर्स्ट की आती है तो सबसे पहला इसका वर्ड है इंटेंस रेनफॉल, मतलब अत्यंत प्रचंड वर्षा। मैं सबको हिंदी ही लिखाऊंगा, पहले मुझे बोर्ड वर्क करके आपको समझा देने दो। इंटेंस रेनफॉल हो रही, प्रचंड वर्षा हो रही है। कैसे? इन अ शॉर्ट स्पैन ऑफ टाइम, इन शॉर्ट स्पैन ऑफ, हिंदी बोलूंगा घबराना मत, बड़ी प्रचंड वर्षा लघु काल में हो। शॉर्ट स्पैन ऑफ टाइम का मतलब क्या होता है? लघु काल में। अब तीसरी इसकी आवश्यक शर्त क्या होती है? तीसरी इसकी आवश्यक शर्त क्या होती है कि कब क्लाउड बर्स्ट कहेंगे, कब क्लाउड, तो लिखेंगे शॉर्ट ज्योग्राफिकल एरिया या लोकल ज्योग्राफिकल एरिया। क्या लिखेंगे आप? शॉर्ट ज्योग्राफिकल, ज्योग्राफिकल एरिया। इन शब्द लिखेंगे, इन शॉर्ट ज्योग्राफिकल एरिया। अब तीनों शब्दों का मतलब समझो, तीनों शब्दों का बेसिकली दोस्तों मतलब समझो। यूएस मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट्स ने बाकायदा इस चीज को परिभाषित करते हुए बताया, बाकायदा बताया कि अगर ये तीन लक्षण हैं, तीन के अलावा भी लक्षण बताएंगे, ये तीन लक्षण हैं किसी वर्षा में, तो उसे हम क्लाउड बर्स्ट कहेंगे। सबसे पहला लक्षण होता है इंटेंस रेनफॉल, और यहां इंटेंस रेनफॉल का मतलब है कि मोर देन, ध्यान रखना, मोर देन 10 सेंटीमीटर रेनफॉल इन पर आर, मतलब एक घंटे में 10 सेंटीमीटर या 100 मिलीमीटर से अधिक वर्षा प्राप्त हो रही हो, अधिक वर्षा प्राप्त हो रही हो। तो इंटेंस रेनफॉल कितनी हो गई? मोर देन 10 सेंटीमीटर। शॉर्ट स्पैन ऑफ टाइम क्या हो गया? इन आवर, घंटे में, एक घंटे में 10 सेंटीमीटर से अधिक की वर्षा प्राप्त हो। और 10 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा हो एक छोटे से भौगोलिक क्षेत्रफल पर, जिसका क्षेत्रफल 20 से 30 वर्ग किलोमीटर का पाया जाता हो, तो ऐसी दशा में होने वाली वर्षा को क्लाउड बर्स्ट या बादल विस्फोट या बादलों का फटना कहा जाता है। फिर से दोस्तों याद हो जाना चाहिए, कंठस्थ हो जाना चाहिए। किसी लघु भौगोलिक क्षेत्रफल पर अल्पकाल में होने वाली प्रचंड वर्षा को ही बादल विस्फोट कहते हैं, जहां प्रति घंटे 10 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा होनी चाहिए। बादलों के फटने का अर्थ एक सिंबॉलिक है, बादल फटते नहीं हैं। ये ठीक ऐसा लगता है जैसे पानी से भरी हुई एक थैली हो और अचानक फट जाए तो पानी उड़ेल सा नीचे जाता है। तो जब बादल ऐसी बारिश कर रहे हो कि लगने लगे कि बारिश का पानी एकदम उड़ेला जा रहा है, मूसलाधार बारिश के रूप में हो रहा है, तो उसे हम क्लाउड बर्स्ट कहते हैं। तो क्लाउड बर्स्ट क्यों होता है, इसके दो कारण की बात करते हैं। जब इसके कारणों की बात करते हैं तो इसके दो कारण की बात होती है। क्लाउड बर्स्ट एक तो होता है ओरोग्राफिक रेनफॉल के रूप में, ओरोग्राफिक रेनफॉल के रूप में। तो दूसरा होता है क्लाउड बर्स्ट दोस्तों, दो तीन तीन कारण लिख देते हैं, कन्वेक्शनल रेनफॉल के रूप में, कन्वेक्शनल रेनफॉल के रूप में, रेनफॉल के रूप में। तो एक और वजह होती है साइक्लोनिक रेन, साइक्लोनिक रेन जो हो रही होती है बेसिकली वो कन्वेक्शनल रेन का ही प्रकार होती है। जब भी बात बारिश की आती है उसमें चक्रवात जो होता है, तो हमेशा याद रखना कि ये ट्रॉपिकल साइक्लोन से जुड़ा है, यह उष्णकटिबंधीय चक्रवात से जुड़ा हुआ है। किससे जुड़ा है बेटा? ये उष्णकटिबंधीय चक्रवात से जुड़ा है। तो चलो कुछ लिखना शुरू करते हैं, यहां से शुरू करो कुछ बातें लिखना, मैं आराम से आपको एक एक बातें लिखा देता हूं। लिखो ध्यान से, क्लाउड बर्स्ट पर लिखें। विश्व मौसम विज्ञान संस्थान, विश्व को काट के यार इंडियन लिख दो, आईएमडी, इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट। विश्व काट के भारतीय लिख दो, भारतीय मौसम विज्ञान संस्थान के अनुसार, यदि किसी लघु भौगोलिक क्षेत्रफल में, किसी लघु भौगोलिक क्षेत्रफल में, शुरुआत यहां से होती है, क्षेत्रफल छोटा हो, लघु भौगोलिक क्षेत्रफल में अल्प समयावधि के दौरान प्रचंड वर्षा की प्राप्ति हो, प्रचंड वर्षा की प्राप्ति हो, तो इसे बादलों का फटना कहते हैं, बादलों का फटना कहते हैं, जिसकी निम्नलिखित आवश्यक शर्तें हैं। लिखो नंबर वन, भौगोलिक क्षेत्रफल विस्तार, भौगोलिक क्षेत्रफल विस्तार अधिकतम 20 से 30 वर्ग किलोमीटर, अधिकतम 20 से 30 वर्ग किलोमीटर का हो। नंबर टू, वर्षा की मात्रा प्रति घंटे 10 सेंटीमीटर से अधिक पाई जाती हो, 10 सेंटीमीटर से अधिक पाई जाती हो। तो तीसरा बिंदु लिखिए,
उच्च संघनन एवं बादलों की अति सघनता, उच्च संघनन कंडेंसेशन एवं बादलों की अति सघनता से लघुकालिक परंतु मूसलाधार वर्षा की प्राप्ति हो, मूसलाधार वर्षा की प्राप्ति हो। पूर्ण विराम लगाने के बाद लिखेंगे हेडिंग देंगे बादल विस्फोट के कारक, बादल विस्फोट के कारक नंबर 1 पर्वतीय वर्षा, पर्वतीय वर्षा। अब पर्वतीय वर्षा में क्या होगा, ओरोग्राफिक रेनफॉल जिसे मैंने लिखा। पर्वतीय वर्षा में ध्यान रखना कि मान लो कि ये माउंटेन है, अब माउंटेन इधर कहीं किसी सागरीय जलराशि से जुड़े हुए हैं। अब इस सागरीय जलराशि से चलने वाली आर्द्र एवं गर्म पवनें पर्वतीय ढाल से टकराई, गर्म थी, आर्द्र थी, हल्की थी, इसलिए इनका ढाल के सहारे आरोहण शुरू हुआ। आरोहण के क्रम में शुरुआत यहां से होती है, ध्यान रखना। उष्णार्द्र पवनें, उष्णार्द्र पवनें सबसे पहली शर्त, उष्णार्द्र पवनें। दूसरे नंबर पर ये आरोहित हो रही है, पर्वतीय ढाल के सहारे आरोहण हो रहा। उष्णार्द्र पवनों का ये क्या शुरू हुआ दोस्तों, यहां शुरू हुआ आरोहण। आरोहण के क्रम में दोस्तों इनका हुआ सुपर एडियाबैटिक कूलिंग, मतलब अति रुद्धोष्म शीतलन हुआ, अति रुद्धोष्म शीतलन हुआ, सुपर एडियाबैटिक कूलिंग बोलते हैं। अति रुद्धोष्म शीतलन के क्रम में यह हवाएं पर्वतीय ढालों के सहारे अत्यधिक ठंडी हुई, मतलब सुपर कूल्ड विंड हो गई हैं। जब सुपर कूल्ड विंड हो गई तो इनमें सुपर सैचुरेशन आया। सुपर सैचुरेशन का मतलब है इनमें आ गया अति संतृप्तावस्था आ गई, संतृप्तावस्था आ गई, अति संतृप्तावस्था आ गई। तो दोस्तों इनमें अब सुपर कंडेंसेशन हुआ, तो अति संघनन हुआ, और अति संघनन हुआ तो सर्वाधिक सघन कपासी वर्षक बादल बने। कौन से बादल बने दोस्तों, कपासी वर्षक, क्यूमुलो निम्बस क्लाउड बने। यहां इसके बाद क्या बनेंगे, क्यूमुलो निम्बस क्लाउड, कपासी वर्षक बादल बनेंगे, जिनके द्वारा पर्वतीय ढाल क्षेत्रों में टॉरेंशियल रेनफॉल होगी, मूसलाधार वर्षा होगी, मूसलाधार वर्षा। फाइनल क्या हुआ यहां पर, मूसलाधार वर्षा, मूसलाधार वर्षा। फाइनल कॉन्सिक्वेंस क्या हो रहा है, मूसलाधार वर्षा। ये चित्र बनाओ, ऐसा ही लिखना, एक एक बिंदु क्लैरिटी के साथ है, एक एक बिंदु क्लैरिटी के साथ है। ये है, ऐसी स्थिति है। उष्णार्द्र पवनें आरोहित हुई, उनका अति रुद्धोष्म शीतलन हुआ, अति संतृप्तावस्था आई, अति संघनन हुआ, कपासी वर्षक बादल बने। क्यूमुलोनिम्बस क्लाउड का मतलब कपासी वर्षक बादल बने, जिनके द्वारा मूसलाधार वर्षा की गई। डन, बन गया। बाकी बच्चों ने, कई बच्चों ने बना लिया। वेरी गुड, शानदार दोस्तों, वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड, वंडरफुल, शानदार। आपने ये देखा, ये बादल विस्फोट पहाड़ी ढालों पर इसलिए दोस्तों बादल विस्फोट होता है। हिमालय में तो कभी कभार और भी एक विस्फोट का कारण बनता है। इधर से मानसूनी पवनें चली गई, उधर से पछुआ विक्षोभ से आर्द्रता पहुंचा गई, मतलब पछुआ विक्षोभों ने भी अपनी आर्द्रता पहुंचा दी और मानसून मिल गए। अब जब ये दोनों आपस में मिल गए दोस्तों, तब तो और आर्द्रता की आपूर्ति हो जाएगी और जबरदस्त वर्षा करेंगे, जबरदस्त। तो पहला तो ये हो गया। अब दूसरे नंबर पर यहां है कन्वेक्शनल रेनफॉल, कन्वेक्शनल संवहनीय वर्षा। संवहनीय वर्षा में इसी में मैं तड़ित झंझा आदि, थंडर स्टॉर्म आदि बताऊंगा, और थंडर स्टॉर्म के साथ स्क्वाल भी समझाऊंगा। बहुत अच्छे से समझना बेटा, मैं सच बताता हूं, गजब का समझा दूंगा, बस आप समझने की कोशिश करना, तब तब मजा आ जाएगा, मजा आ जाएगा। स्क्वाल के साथ समझा दूंगा, आकाशीय बिजली कैसे गिरती है इसको भी समझा दूंगा, ठीक है। चलो अब समझो, कन्वेक्शनल रेनफॉल की बात करनी है दोस्तों। मान लो कि कोई जलराशि क्षेत्र है या कोई धरातलीय क्षेत्र है या आसपास जलराशियों से घिरा कोई क्षेत्र है। मान लो कि एक यहां पर एक आइलैंड है, एक एग्जांपल देता हूं, मान लो कि एक ये आइलैंड है, आइलैंड या कोई भौगोलिक प्रदेश है, आप कुछ भी मान लो बेटा। और ये भौगोलिक प्रदेश यहां आसपास से जलराशियों से घिरा है, यहां आसपास कोई सागर का क्षेत्र है, मान लो इधर पे सागर है, इधर पे सागर का क्षेत्र है, सागर का क्षेत्र है। अब दिन में मिली गर्मी, एकदम फ्रेश मूड से आओ, फ्रेश मूड से आओ और सुनो, एक बार में समझो, 100% समझो, 100%। नहीं तो किताबें पढ़ के तो समझ में नहीं आएगा। फिर कुछ बच्चे पूछें कौन सी किताब से पढ़ा रहे, तो ये ना बोलूंगा कि बेटा बता बता के तो मर गया, अब समझ में नहीं आया तो मैं यही बोलूंगा। मनीषा सोनकर, थैंक यू सर जी, अब बस लीजिए, बस कीजिए, हो गया बस मनीषा। अरे बेटिया अभी तो मुझे और पढ़ाना था, तुम्हारा आदेश होगा तो मैं तो पेन रख दूंगा तुरंत, पढ़ो पहले फटाफट। फिर सूर्य की किरणों के प्रभाव से ये गर्म हुआ, और गर्म हुआ तो बना लो प्रेशर। ध्यान रखना, गर्म हुआ तो क्या बना दोस्तों, लो प्रेशर बना, सिंपल सा। गर्म हुआ तो आसपास से हवाएं ऊपर उठी, और हवाओं का ऊपर उठना ही कहलाता है संवहन। क्या कहलाता है दोस्तों, हवाओं का ऊपर उठना, संवहन। अगर ये हवाएं ऊपर उठी तो आसपास की यह सारी की सारी हवाएं इस क्षेत्र की ओर आना शुरू कर देंगी, इस क्षेत्र की ओर आना शुरू कर देंगी। ये सब उष्णार्द्र हवाएं इधर की ओर आना शुरू कर देंगी।
समझ रहे हैं ना? आसपास बंगाल की खाड़ी, अरब सागर आदि की सारी जगह की हवाएं इधर की ओर खींची चली आई, क्योंकि यहां पर संवहन हो रहा है, कन्वेक्शन हो रहा है, कन्वेक्शन हो रहा है, संवहन हुआ। अब संवहन हुआ दोस्तों, ध्यान रखना, संवहन से ये आर्द्र, क्योंकि आसपास की सागरीय हवाएं थी, ये आर्द्र और गर्म मतलब उष्णार्द्र हवा है, जब ऊपर उठी तो उसकी होती है एडियाबैटिक कूलिंग। क्या होगी बेटा? एडियाबैटिक कूलिंग होगी। पर जब हवाएं अच्छी गर्म होती हैं तो एडियाबैटिक कूलिंग नहीं होती, बल्कि सुपर एडियाबैटिक कूलिंग होती है, उच्च रुद्धोष्म शीतलन होता है। और उच्च रुद्धोष्म शीतलन से, ध्यान से, यहां पर संवहन हुआ तो यहां पर, अब इंग्लिश टर्म एक बार लिख दूं, उधर हिंदी लिखा था, इधर इंग्लिश लिख देता हूं, सुपर एडियाबैटिक कूलिंग की स्थिति बनी, उच्च रुद्धोष्म शीतलन की स्थिति बनी। अब जब उच्च रुद्धोष्म शीतलन आया तो दोस्तों एक निश्चित ऊंचाई पर जाने पर वायु संतृप्त हो गई। यह संतृप्तता का तल है, लेवल ऑफ कंडेंसेशन है, यह संघनन तल है। इसके बाद क्या प्राप्त होगा? यहां आएगा दोस्तों, संघनन तल आ जाता है। अब संघनन तल आया कब? सुपर सैचुरेशन के बाद, अति संतृप्तावस्था के बाद आया। अति संतृप्तावस्था के बाद ये वायु अभी ऊपर उठ रही है, वायु अभी रुकी नहीं है बेटा, वायु ऊपर उठी तो इसमें उपस्थित आर्द्रता संघनित हो गई, संघनित हुई तो बादल बनना शुरू हो गया। ध्यान से सुनना, बादल बनना शुरू हो गया, यहां बादल बनना शुरू हो गया बेटा, यहां बादल बनना शुरू हो गया। क्लियर है? ये बादल बनना शुरू हुआ, यहां नोटिस करना, यहां बादल बनना शुरू हुआ, इस लेवल पर बादल तो बना, लेकिन बादल जब बना तो इसने अपनी ऊष्मा खोई, ऊष्मा मुक्त की। बादल बनेगा, संघनन होगा तो संघनन से गुप्त ऊष्मा मुक्त होगी, और गुप्त ऊष्मा जैसे मुक्त होगी तो इसका आंतरिक तापमान बढ़ेगा। यहां पर संघनन तल आया तो दोस्तों गुप्त ऊष्मा की प्राप्ति होगी, गुप्त ऊष्मा मुक्त होगी, और गुप्त ऊष्मा मुक्त हुई तो आंतरिक तापमान हवाओं का बढ़ जाएगा। यह हवा जो संवहन को प्राप्त कर सकती थी, यह यहां तक आकर स्थिर हो जाती, लेकिन गुप्त ऊष्मा मुक्त हुई, इसका तापमान आंतरिक फिर से बढ़ा, तो फिर से यह ऊपर बढ़ने लगी, और जब फिर यह ऊपर बढ़ने लगी तो इस प्रक्रिया को कहते हैं संवहनीय अस्थिरता। क्या प्राप्त हो गई दोस्तों? संवहनीय अस्थिरता आ गई, अस्थिरता आ गई। संवहनीय अस्थिरता आई तो देखना ध्यान से, फिर से अस्थिर होकर हवाएं ऊपर जाने लगी, संवहनीय अस्थिरता आई, तो जब संवहनीय अस्थिरता आई तो फिर से दोस्तों सुपर एडियाबैटिक कूलिंग आई। SAC का फुल फॉर्म क्या हो गया? फिर सुपर एडियाबैटिक कूलिंग बनी, और सुपर एडियाबैटिक कूलिंग से अब अति संतृप्त अवस्था आया, अति संतृप्तता आई। क्या आई दोस्तों? अति संतृप्तता आ गई, अति संतृप्तता आ गई, बादल अति संतृप्त हो गए, और अति संतृप्त हो गए तो क्या बना? क्यूमुलो निम्बस क्लाउड बने, क्यूमुलोनिम्बस क्लाउड। ये हवा यहां तक पहुंची, इस ऊंचाई तक पहुंची दोस्तों। सर्वाधिक लंबवत विस्तार वाले बादल क्यूमुलोनिम्बस बादल संवहनीय अस्थिरता की वजह से बने, संवहनीय अस्थिरता की वजह से। अब संवहनीय अस्थिरता से बने इन बादलों द्वारा एकदम जबरदस्त मूसलाधार वर्षा की जाएगी, और ये जो मूसलाधार वर्षा करेंगे, फिर से ये जो मूसलाधार वर्षा करेंगे बेटा, करेंगे, ये निश्चित रूप से क्लाउड बर्स्ट होगा। यहां पर क्या प्राप्त होगा? क्लाउड बर्स्ट प्राप्त होगा। पर केवल क्लाउड बर्स्ट नहीं हो रहा होगा, और क्या क्या हो रहा है ये सुनना। क्लाउड बर्स्ट के साथ क्या क्या होता है जब संवहन की दशाएं होती हैं। अब तूफान कैसे आता है ये देखो, बिजली चमकती कैसे है, गरजते कैसे हैं बादल, ये समझो। जब ये बादल इस तरह से बन रहे होते हैं तो ध्यान से सुनना, बादलों में ऊपर निगेटिव आयंस, क्योंकि ध्यान रखना कि जब गुप्त ऊष्मा, आर्द्रता अपनी गुप्त ऊष्मा खोती है दोस्तों, बहुत टेक्निकल है, समझ सको तो समझ लेना, नहीं तो सरलता से सब हटा देना मस्तिष्क से। जब गुप्त ऊष्मा खोते हैं आर्द्रता तो वो आवेशित हो जाती है, चार्ज पार्टिकल के भांति बिहेव करती है, तो ऊपर नेगेटिव चार्ज पार्टिकल आ जाते हैं और नीचे पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल इकट्ठा हो जाते हैं, नीचे पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल इकट्ठा हो जाते हैं। संवहन के प्रभाव से जैसे ही ये नेगेटिव एंड पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल आपस में मिले, संवहन के प्रभाव से जैसे ही ये नेगेटिव एवं पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल आपस में मिले, यहां लाइटनिंग होगी, मतलब यहां पर चमक होगी, जिसको हम कहेंगे लाइटनिंग, लाइटनिंग होगी, लाइटनिंग, जोरों की चमक होगी। सिंपल सा अपने घर के विद्युत को, लाइट को, मतलब जो तार ये जा रही होती है केबल, इनमें नेगेटिव एंड पॉजिटिव चार्ज को मिला तो चढ़ 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 की आवाज होती है, स्पार्क होती है। तो बेसिकली ऐसा ही है, यहाँ स्पार्क हुआ, लाइटनिंग हुई लाइटनिंग। जैसे लाइटनिंग हुई तो बादलों का आंतरिक तापमान 10,000 से 30,000 डिग्री सेल्सियस तक बढ़ जाता है। बिजली चमकी, बादलों का आंतरिक तापमान 10,000 से 30,000 डिग्री सेल्सियस तक बढ़ जाता है। इस बढ़े हुए तापमान के कारण यहां उपस्थित हवा के कण, आर्द्रता के कण अचानक बढ़ा, तापमान बढ़ा अचानक, तो हवा एवं आर्द्रता के कण अचानक दूर दूर भागते हैं, अचानक दूर दूर भागते हैं। और दूर दूर, जब आर्द्रता दूर दूर भागे, वायु कण दूर दूर भागे, तो असंख्य वायु कण, असंख्य आर्द्रता कण एक दूसरे से टकराए, और इन पर होने वाली टक्कर से जोरों की गर्जना हुई, जिसे आप थंडरिंग कहते हैं। पहले लाइटनिंग होगी तब जाकर थंडरिंग होगी, जिसे आप क्या कहते हैं? थंडरिंग कहते हैं दोस्तों, थंडरिंग कहते हैं। लाइटनिंग हुई, थंडरिंग हुई, हो गई थंडरिंग। हमारी जो पृथ्वी की सतह है, ध्यान से सुनो, यहां पर हमारी जो पृथ्वी की सतह है, यह अर्थ सरफेस, अर्थ की सतह, यह भी चार्ज पार्टिकल का काम करते हैं। हमें भी चार्ज पार्टिकल है, पेड़ों में भी चार्ज पार्टिकल है, ये ऊपर चार्ज पार्टिकल है, ये ध्यान से समझना। तो जनरली ये आकाशीय बिजली का चमकना है, इसे वज्रपात नहीं कहते,
आकाशीय बिजली का चमकना एवं गरजना है। आकाशीय बिजली का चमकना एवं गरजना है। जनरली सामान्यतः हमारी पृथ्वी में भी चार्ज है, मान लो निगेटिव चार्ज है, हमारी पृथ्वी निगेटिवली चार्ज है या निगेटिव चार्ज है, तो दोस्तों ध्यान रखना, अगर इस पॉजिटिव और निगेटिव चार्ज के लिए यहां कोई उसे परिपथ मिल जाए, इसे बिजली कैसे गिरती है अब आप ये देखो, जिसको वज्रपात कहते हैं, बिजली गिरती कैसे, अभी थोड़े दिन पहले उड़ीसा में 14 लोग बिजली गिरने से मरे, वज्रपात से मरे। ये जो पॉजिटिव चार्ज है नीचे निगेटिव चार्ज तक पहुंचने के लिए माध्यम मिल जाए, और माध्यम क्या है, आर्द्रता। मान लो कि अब यहां वायुमंडल में यहां पर आर्द्रता के कण है, आर्द्रता के कण, यहां मान लो बारिश हो रही थी और बारिश के साथ प्रचुर मात्रा में आर्द्रता है, ये कि यहां पर पेड़ आदि खूब मात्रा में थे, तो पेड़ों ने जो वाष्पोत्सर्जन किया था तो उसके माध्यम से आर्द्रता है। ये क्या है दोस्तों, ये आर्द्रता है। आर्द्रता काम करती है माध्यम का, तो इस माध्यम के सहारे यही आकाशीय बिजली धरती तक आ जाती है, जिसे हम वज्रपात कहते हैं। यही आकाशीय बिजली धरती तक, पेड़ों में गिरेगी पेड़ फट जाएगा, खेतों में गिरेगी, जंगलों में गिरेगी, जंगल की आग एवं खेतों में आग फैल जाएगी, लोगों में गिरेगी लोग मर जाएंगे, जानवरों में गिरेगी जानवर मर जाएंगे, आग में झुलस जाएंगे। तापमान कितना अधिक मैंने बताया, 10,000 डिग्री सेल्सियस तक, 30,000 डिग्री सेल्सियस तक। भवनों में गिरेगी, भवन जमींदोज हो जाएंगे, इसीलिए इससे बचने के लिए भवनों में तड़ित चालक लगाए जाते हैं। भवनों में क्या लगाए जाते हैं दोस्तों, तड़ित चालक लगा दिए जाते हैं, भवन बचे रह जाए तो तड़ित चालक, क्योंकि ये ऊर्जा है, ये ऊर्जा है, अगर इसे आप डिफ्यूज करके पृथ्वी में डाल दिया तो चलिए खत्म हो गई बेटा, भवन को कोई नुकसान नहीं पड़ेगा, भवन को कोई नुकसान नहीं होगा। फिर से आगे बताना चाहूंगा, अगर आप कार चला रहे हो आपको कोई, क्योंकि केज इफेक्ट आएगा, ये ऊर्जा आपके कार के बाहर सतह पर आएगी और पृथ्वी पर चली जाएगी। कार चला रहे हो आपको कोई खतरा नहीं है, तो बारिश हो रही हो, बहुत जोरों की गर्जना एवं चमक हो रही है, तो चुपचाप एक जगह पर कार खड़े करके खड़े हो जाइए। समझ गए मेरी बात की नहीं, आपको कोई नुकसान नहीं होगा, क्षति नहीं होगी, पर समझदारी बहुत मत दिखाइए, पेड़ों के नीचे मत जाइए, पेड़ों के नीचे मत खड़े होइए, सरफेस एरिया को छोटा कर दीजिए, सरफेस एरिया को छोटा कर दीजिए। सरफेस एरिया जितना बड़ा होगा, ऐसा नहीं कि आप जाइए खेतों में लेट जाइए तो सरफेस एरिया बढ़ गया, चांसेस ज्यादा हो जाएंगे। सरफेस एरिया जितना छोटा होगा उतने चांसेस कम हो जाते हैं। केज इफेक्ट पैदा कर दीजिए। केज इफेक्ट का मतलब है गुफा जैसी कोई आकृति, जैसे कार में बैठे तो केज इफेक्ट आ जाता है, समझ गए ना, केज गुफा जैसी स्थिति बना दीजिए कहीं, तो उसके बाह्य सतह से सुरक्षित घरों में आके आदमी को आकर आश्रय ले लेना चाहिए, तो बाह्य सतह से बेसिकली बिजली चार्ज पार्टिकल के रूप में चली जाएगी, वह धरती माता पर चली जाएगी, और हमें किसी प्रकार का कोई नुकसान नहीं होगा, हमें किसी प्रकार का कोई नुकसान। तो इस तरह से लाइटनिंग, थंडरिंग गर्जना होगी और वज्रपात की स्थिति होगी। और लाइटनिंग थंडरिंग के साथ तूफान कैसे आता है, थंडर स्टॉर्म कैसे बनते हैं, स्टॉर्म को समझना। ऊपरी वायुमंडल में जो हवा थी, यहां से सुनना समझना, ऊपरी वायुमंडल में जो हवा थी, हवा हो गई अति ठंडी, सुपर कूल्ड एयर यहां पर होगी, सुपर कूल एयर होगी। सुपर कूल एयर हमेशा भारी होती है, भारी होने के कारण यह हवा धरती की ओर आएगी, और धरती की ओर आकर पृथ्वी सतह के सहारे जैसे ही गिरेगी यह चारों ओर फैल जाएगी। जैसे ही गिरेगी क्या करेगी दोस्तों, चारों ओर फैल जाएगी। जब धरती पर गिरते ही ये चारों ओर फैलती है तो फैलकर तबाही जो मचा रही होती है, इसको कहते हैं इश्क्वाल। क्या कहते हैं दोस्तों, बड़ा महत्वपूर्ण टर्मिनोलॉजी इश्क्वाल है। ऊपरी वायुमंडल की, ऊपरी क्षौभमंडल की ठंडी हवा एकदम भारी होने के कारण धड़ाम से नीचे गिरती है, और धड़ाम से नीचे गिरकर फैल जाती है, आप ऐसा समझो। ये इश्क्वाल है, पेड़ों को उखाड़ देगी, भवन को उखाड़ देगी, कारों को उड़ा देगी, ये स्थिति बन जाएगी दोस्तों। एक तो पहले से ही इस लो प्रेशर के पास जब पवनें आ रही हैं तो धरातलीय पवनें झकोरे के साथ आ रही, समझना, पता ना चलेगा कि पेड़ बेचारा किधर हिले डुले, देखो पेड़ कभी इधर गया, कभी इधर गया, कभी इधर गया, कभी इधर गया, और पेड़ हिल डुलकर टूट जाएगा, उखड़ जाएगा। क्यों बेटा, क्योंकि एक बार तो हवाएं जब केंद्र की ओर आ रही है बाहर से, तो पेड़ों पर हलचल कुछ ऐसी हुई, लेकिन जब ऊपरी वायुमंडल से हवा नीचे आई और गिरी तो बाहर की ओर गई, तो पेड़ बेचारे और कहां जाएं, तो कहीं इधर से पेड़ झकोरे खाता है, कहीं इधर से झकोरे खाता है, और जबरदस्त झकोरेदार पवन चल रही होती है, कपकपी आ जाती है दोस्तों सीने में, कपकपी हो जाती है दोस्तों सीने में। इश्क्वाल बड़ी प्रचंड पवनें होती हैं, बड़ी प्रचंड पवनें होती हैं। समझ गए मेरी बात की नहीं। इन प्रचंड पवनों का प्रवाह यहां पर कुछ ऐसा प्राप्त होता है। पहले तो धरातलीय संवहन के प्रभाव से तूफान देखने को मिला, और दूसरा इश्क्वाल के प्रभाव से यहां पर तूफान देखने को मिला। समझ गए मेरी बात की नहीं। तो इस तरह से दोस्तों, इस तरह से ये प्रचंड वर्षा के साथ कभी कभी वज्रपात की स्थितियां बनती हैं, वज्रपात के साथ कभी कभी तूफानी दशाएं प्राप्त होती हैं, और यह सब मिलकर के अत्यधिक क्षति पहुंचाते हैं, अत्यधिक हानि पहुंचाते हैं, और यह क्षति या हानि निश्चित रूप से खतरनाक हो जाती है। समझ में आ गई मेरी बात की नहीं, खतरनाक हो जाती है, इसीलिए इसे आपदा वर्ग में रखते हैं। फिर नेक्स्ट हमने एक बिंदु लिखा है चक्रवाती साइक्लोनिक रेन। तो साइक्लोन में ट्रॉपिकल साइक्लोन वाले जाके टॉपिक में देखो कैसे मैंने बताया कैसे संवहन होता है, कैसे ऊपरी वायुमंडल में संघनन हुआ, बादल बने, दूसरी ओर आकर पवन नीचे गिरी। इसे आपको आपने पढ़ रखा है, इसे आपने दोस्तों क्या किया है, पढ़ रखा है। तो इस तरह से क्लाउड बर्स्ट की स्थितियां बनती हैं, ये क्लाउड बर्स्ट की स्थितियां। अब आप कहोगे क्लाउड बर्स्ट से बचे कैसे, मत बचो, क्लाउड बर्स्ट भी बाढ़ का एक कारण है, बाढ़ से बचने के तमाम उपाय ही क्लाउड बर्स्ट से बचाव के उपाय है। समझ गए मेरी बात की नहीं। तो ये है दोस्तों, आप लोगों ने सुना होगा कि 49 मेघ 49 पवन कर देते अवनी अंबरशम, मतलब ऐसी बारिश होती है दोस्तों कि एकदम बारिश है, तूफान है, समझ में नहीं आ रहा कि भगवान इंद्रदेव चाय कह रहे हैं, बरसना चाहते हैं कि तूफान पैदा करना चाहते हैं कि क्या क्या पैदा करना चाहते हैं, ऐसी स्थिति बन जाती है बेटा, ऐसी स्थिति बन जाती है। ये है बेसिकली क्लाउड बर्स्ट। क्लाउड बर्स्ट के डिफरेंट आयाम से यहां पर समाप्त हुए। तो कल की क्लास में हम लोग क्या पढ़ेंगे, अर्बन फ्लड पढ़ेंगे। डैम फेलियर फ्लड तो बहुत सामान्य सी चीज है, और ध्यान रखना क्लाउड बर्स्ट में फ्लैश फ्लड आता है, अचानक बाढ़ आती है। मैंने आपको एकदम शुरू में बताया यहां पर कि जैसे ये होगी अचानक बाढ़ आ जाएगी, फ्लैट फ्लड बचेगा नहीं, अचानक से बाढ़ आएगी,
समझ गए मेरी बात कि नहीं? अचानक अचानक से बाढ़ आ जाएगी। बस दोस्तों, साइक्लोनिक